स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइन बाय जीएसआर में स्वागत है। हम लोग इस समय कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस और उसी सीरीज में जो अभी तक दो सीरीज हमारी निकल चुकी हैं और ये तीसरी सीरीज है, थर्ड सीरीज, जिसमें हम आज यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज सॉलिड स्टेट के देखेंगे। सीरीज 3 आपका टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसमें अब तक हम लगभग 20 क्वेश्चंस के लगभग कर चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये जो दे रखा है क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आपको। कह रहे हैं ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस atom A occupies the corner position and atom B occupies the face centered position. If one atom of B is missing from one of the face centered point, the formula of the compound is, कि कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो कंपाउंड देखिए कैसे करके क्या करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करें, इसमें सबसे पहले आप जो है एक स्ट्रक्चर बना लें। उस स्ट्रक्चर की हेल्प से ही आप यहाँ पर जो है वो अच्छे से इसको कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर इसका बना लिया, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है एक स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, एक क्यूब का, और उस क्यूब में बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर कहा गया है आपसे कि जो एटम्स आपके क्यूबिक लैटिस में ए एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं, यानी कि ये जितने भी कॉर्नर हैं उन पर कौन से एटम हैं, आपके ए एटम हैं। ठीक है, ये जो ए एटम है वो कॉर्नर पर हैं। इसके साथ में जो बी एटम है वो फेस सेंटर्ड पोजीशन पर है। मैं बी को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बना लेता हूँ। ये सभी फेसेस पर बी एटम है। ठीक है, अब ये कहा गया है इसमें कि इफ वन ऑफ द एटम बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि एटम ए का नंबर काउंट करें। तो कॉर्नर पर होते हैं तो नंबर ऑफ एटम ए, नंबर ऑफ ए एटम्स, नंबर ऑफ ए एटम्स, ये हो जाएंगे 1/8 इंटू 8, तो यानी कि 1 हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं नंबर ऑफ बी एटम। बी एटम में ये भी कहा गया है कि जो एक फेस है किसी एक फेस से उसको मिस कर दें, तो अब हमारे टोटल फेस रहेगा यहाँ पर 5। और ये जो 5 फेसेस हैं, उन 5 फेसेस में हमारे पास एक जो फेस वाला होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है 1/2, तो 5 फेसेस हो गए, ये हो गया हमारा 5/2। आपको देना है यहाँ पर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड के लिए आपने ए रेशियो बी ले लिया, ए का रेशियो 1 तो बी का रेशियो 5/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा इधर आपका A2B5। तो देखिए आंसर इसमें कौन सा रहेगा, हमारा फर्स्ट वाला आंसर ही यहाँ पर आपका रहेगा। ये फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर्स इन अ क्रिस्टल इम्पार्ट्स। एफ सेंटर का मतलब होता है यहाँ पर कलरिंग सेंटर से। एफ का मतलब होता है यहाँ पर जो एफ वर्ड है ना, एफ का मतलब है फार्म। क्वेश्चन नंबर हुआ है आज, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट जो किया है वो कहाँ से किया है, 5th क्वेश्चन से किया है, क्योंकि इससे पीछे के क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एफ का मतलब होता है फार्म, और फार्म मतलब होता है कलर सेंटर, यानी कलर देने वाला सेंटर। तो जो कलरिंग सेंटर है वो भी है यहाँ पर, और साथ में ये जो अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पैरामैग्नेटिज्म भी शो करेगा। क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म। तो जो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसमें आंसर देखें तो आंसर्स में हमारे
देखिए कलर भी है, डायामैग्नेटिज्म भी है, पैरामैग्नेटिज्म है और बोथ ए एंड सी। इसका मतलब हमारा ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ये तो दोनों सही है लेकिन इन दोनों का सही भी ये है, इसलिए करेक्ट हो गया हमारा आंसर यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी ये क्वेश्चन छूट रहा है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 6 रह गया यहाँ पर। आसान है, पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर हमें बतानी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बताने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। जो पैकिंग एफिशिएंसी है ना, उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। और पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आपका, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी, ये पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि कितने एटम हैं। देखो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ एटम, और एटम को हम समझते क्या हैं, स्फीयर, तो इसका मतलब हो गया 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है आपका, ये होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब। तो साइड के लिए हमें वो रिलेशन पता होने चाहिए जो कि जिससे हम यहाँ पर ए को आर की टर्म्स में कैलकुलेट कर लें। तो अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक में एक ही एटम होता है और वॉल्यूम ऑफ वन एटम का मतलब हो गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, इसका मतलब हो गया ये ए जो है वो यहाँ पर ए जो है वो 2r के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब का मतलब 8r क्यूब इंटू 100। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 52.4%। मैंने कई बार इसको प्रैक्टिस किया इसलिए मुझे लर्न हो गया है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब आता है इसमें हम बात करते हैं किसकी, बीसीसी की। तो बीसीसी में जो एटम्स होते हैं वो होते हैं आपके 2। तो 2 का मतलब हो गया यहाँ पर 8/3 पाई आर क्यूब, और नीचे जो आता है वो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ए है वो यहाँ पर आता है आपका 4r/√3, और इसका अगर आप क्यूब करोगे तो यहाँ पर इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इसका जो क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा निकल करके, ये हो जाएगा 64 और 3√3 इंटू आर क्यूब इंटू 100, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल करके आएगा आपका इज इक्वल टू 68%, ठीक है। इसी तरीके से आप करोगे एफसीसी में। तो जो एफसीसी में करोगे तो एफसीसी में आपका ये हो जाता है, एफसीसी के लिए ये हो जाएगा आपके टोटल एटम्स होते हैं 4 का मतलब हो गया यहाँ पर 64/3 पाई आर क्यूब, नहीं ये हो जाएगा आपका 4 एटम हो गए 4/3 16/3, इसको दोबारा कर लेते हैं, यह 16/3 पाई आर क्यूब, और ये नीचे आ जाएगा आपका, देखो ए के लिए यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है आपका 4r का मतलब हो गया 2√2r, ये होता है। तो यहाँ पर ये आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 8 टू ये हो गया, इसका क्यूब कर दो यहीं पर तो ये क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 2√2 r क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16√2 r क्यूब और इंटू 100। और जब इसको आप निकालोगे तो ये आपका आएगा
ये आ जाएगा आपका 74%। इस तरह से आप देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आई कितनी 52.4%, बीसीसी में आई 68% और एफसीसी में आई आपकी 74%। सो इस तरह से ये आपका जो सॉल्व होकर के आया वो आपका आया, देखिए यहाँ पर 74%, 68% और 52%। तो आप जरा आंसर को चेक कीजिए। ये भी हम बात ध्यान रखना सीखें कि हमारे जो गलत ऑप्शंस हैं उनको हम काटना सीखें। तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब ये बचे दो, इन दो में देखिए दूसरा कहा है हमसे बीसीसी, पहला कहा है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, दूसरा कहा है बीसीसी और तीसरा कहा है एफसीसी। तो सिंपल क्यूबिक में 52.4 और बीसीसी में हमारा 68% और जो एफसीसी है उसमें 74%। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सी ऑप्शन है यानी कि सी आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आता है वो है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जहाँ पर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर वो कैसा चार्ज रखते हैं, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज हुआ, और नेगेटिव चार्ज से ही यहाँ पर जो वर्ड डिराइव किया गया है वो है एन टाइप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के साथ डोप करेंगे तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद में देखिए क्वेश्चन थ्योरी का है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट जो है वो हमारा क्या है, देखिए डिसलोकेशन डिफेक्ट का मतलब है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से मिस होकर के दूसरी किसी पोजीशन पर चले जाएं, और ऐसा हमने किस में देखा है, फ्रैंकल डिफेक्ट में। शॉर्ट की डिफेक्ट में तो पार्टिकल बिल्कुल ही मिस हो जाते हैं। नॉन स्टायोक्यूमेट्रिक और स्टायोक्यूमेट्रिक और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से कोई मतलब है नहीं इसमें। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाएगा। यानी 9th क्वेश्चन का आंसर फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। बाद इसके आ जाइए जरा, कह रहे हैं हम कैटाइंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। तो कैटाइन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में किस में प्रेजेंट होते हैं, कैटाइंस। देखिए कैटाइंस वाला केस मैंने बताया आपको, कैटाइंस जो हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल पोजीशंस में चले जाते हैं, और यहाँ पर ये इसका आंसर भी फ्रैंकल डिफेक्ट ही होगा। देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट इन। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, देखिए जो मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग है वो किस में होती है। तो मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग के लिए आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पैकिंग जो है वो होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। आंसर यहाँ पर क्या क्या दिए रखे हैं वो देखें ज़रा। HCP दे रखा है, सही है बिल्कुल। CCP दे रखा है, वो भी सही है। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। बाकी को भी देख लेते हैं। एक देखिए यहाँ पर दे रखा है BCC में पैकिंग 68% होती है जैसे आपको पता है। तो यहाँ पर कितनी एफिशिएंसी होती है BCC की, देखिए BCC में जो एफिशिएंसी होती है वो 68% होती है। HCP और CCP में ये एफिशिएंसी आपकी 74% होती है, और जो SC होता है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शोन बाय। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरली हमने देखा होगा, देखो अल्कली मेटल्स में तो मिलता नहीं है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी नहीं मिलता है। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल तो हमारे गलत ऑप्शन हो गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये हमें मिलेगा ट्रांजिशन मेटल्स में। ट्रांजिशन मेटल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, एडिशन ऑफ लिटिल फॉस्फोरस टू सिलिकॉन प्रोड्यूसेस। सिलिकॉन यानी कि जो सिलिकॉन है वो 14th ग्रुप का एलिमेंट है और उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वहीं पर फॉस्फोरस जो है वो 15th ग्रुप का एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो लैटिस बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर वे में बॉन्डेड होते हैं,
और जब इलेक्ट्रॉन प्रॉपर वे में बॉन्डेड होते हैं तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन के ग्रुप वहाँ पर जो क्या है बॉन्डिंग बनती चली जाती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ फॉस्फोरस में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कौन सा टाइप हो गया, यहाँ हो गया आपका एन टाइप। और एन टाइप का मतलब हो गया, ये आंसर हो गया हमारा इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये कोई आंसर नहीं होंगे, इंसुलेटर भी नहीं होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर भी नहीं होगा, मेटेलिक कंडक्टर भी नहीं होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कई बार पीछे, लेकिन अब जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिए, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर हमें रट लेना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा, जिस क्वेश्चन का आंसर ये फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट वाला आंसर है, वो आपके सिलेबस में केवल एक ही आंसर दे रखा है, सिल्वर ब्रोमाइड। और भी हो सकते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दे रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपको मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आगे दे सकूं। तो लाइक करते रहिएगा वीडियो को। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो डिफेक्ट हैं उन डिफेक्ट से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। देखिए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें पहला पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या रीडिंग में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट में पहला है फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट कभी भी डेंसिटी को डिक्रीज नहीं करता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। हाँ ये सही है, ये वाला आंसर हमारा सही है। अगला भी देखते हैं अभी, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम जानते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया। अच्छा आप देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। तो अल्कलाइन मेटल्स में फ्रैंकल डिफेक्ट कभी शो नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट नहीं है, इसमें क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, 12। तो इसका मतलब ये सही है। HCP में देखिए पैकिंग एफिशिएंसी अभी आपको बताई थी 74% होती है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं सेकेंड लेयर के, वो कवर्ड हैं थर्ड लेयर से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये वाला आंसर। और अब कह रहे हैं इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ फर्स्ट लेयर। ये नहीं होगा, इसमें जो पैटर्न होता है ना HCP में, वो पैटर्न होता है आपका AB। तो AB फोर्थ लेयर के फर्स्ट लेयर और ये फोर्थ लेयर, तो फोर्थ लेयर के एक जैसे नहीं होंगे। इसमें AB थर्ड लेयर के हो सकते हैं लेकिन फोर्थ लेयर के नहीं होंगे, इसका मतलब ये वाला हमारा यहाँ गलत है और यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए इसमें हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। डोपिंग से देखो डिसलोकेशन डिफेक्ट ये हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट डोपिंग में नहीं आता, शॉर्टकी डिफेक्ट डोपिंग में नहीं आता, फ्रैंकल डिफेक्ट डोपिंग में नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये डोपिंग वाला जो पार्ट है, जैसे आपने अभी पढ़ा था कि 14 ग्रुप के
क्रिस्टल में 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी या 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। देन नेक्स्ट अगेन एक फिर क्वेश्चन आ गया, देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स में जो पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर है, अभी पीछे ही आपने पढ़ा है, एफसीसी में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बीसीसी में और उसके बाद सिंपल क्यूबिक में। इसमें आंसर देखो एफसीसी जिसमें सबसे ज़्यादा हो, देखो यहाँ एफसीसी सबसे कम है, इसका मतलब हुआ ये गलत है। एफसीसी सबसे कम है, ये भी गलत है। यहाँ पर एफसीसी सबसे ज़्यादा है, फिर बीसीसी है, फिर ऐसी है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि बीसीसी में तो एफसीसी से कम होता है, इसलिए ये वाला भी गलत आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पर दे रखा है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर कॉन्स्टिट्यूटिंग एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक। तो सबसे पहले यहाँ पर एज लेंथ का पार्ट वैसे तो पीछे मैं करा चुका हूँ, फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि देखो आप इस तरह से याद रखना, जो फेस होता है, फेस के लिए यहाँ पर ये वाली लाइन आपकी फेस है, यहाँ पर एक एटम ये है और एक एटम कॉर्नर पर है, एक एटम ये यहाँ कॉर्नर पर है। जो फेस का डायगोनल होता है वो होता है आपका A√2 और यहाँ एटम है 3, इसमें इसकी रेडियस R, इसकी यहाँ पर R और ये R और यहाँ R। ठीक है, कुल मिलाकर के 4R हो गया। तो आप निकालोगे इसमें क्या एज लेंथ, तो ये हो जाएगा A = 4/√2R। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2√2R हो जाएगा। ठीक है, ये तो किसके लिए हो गई, एफसीसी के लिए। अब आ जाओ जरा बीसीसी के लिए। बीसीसी में आप जाते हो बॉडी डायगोनल में, तो बॉडी डायगोनल में कैसे हम जाएंगे, बॉडी डायगोनल एक और यहाँ पर हमें वो लेना पड़ेगा, यानी पूरा क्यूब बनाना पड़ेगा बॉडी डायगोनल के लिए। इस बॉडी डायगोनल में मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जा रहा हूँ। देखिए बॉडी का डायगोनल, एक बॉडी के सेंटर में, एक बॉडी के कॉर्नर पर और एक बॉडी के इस कॉर्नर पर, यानी यूनिट सेल के कॉर्नर पर, ये बॉडी में। यहाँ पर भी रेडियस R और ये R हो गई। लेकिन ये जो बॉडी का डायगोनल है इसकी जो डिस्टेंस होती है वो A√3 और ये हो गया 4R। इसका मतलब हो गया A = 4/√3R। ये किसके लिए हो गया, BCC के लिए। तो दो से ही मैं समझता हूँ निकल जाएगा, ये 2√2R 4R/√3 ये हो गया। और जो सिंपल वाला होता है, सिंपल वाले को यहाँ बना लें। इस सिंपल वाले में ये होती है डिस्टेंस A और यहाँ पर एटम्स जो क्लोजली पैक्ड होते हैं वो होते हैं ये, यानी R और R। इसका मतलब हो गया A = 2R। मीन्स हमारा ये वाला आंसर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बन रहा है। बाकी देखो कोई आंसर इसमें ऐसा नहीं है जिसमें 2√2R यानी एफसीसी के लिए पहले ये दे रखा हो, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, अ सॉलिड कंपाउंड कंटेन ABC एटम्स इन अ क्यूबिक लैटिस विद A एटम्स ऑक्यूपाइंग कॉर्नर पोजीशन, B एटम्स ऑक्यूपाइंग बॉडी सेंटर BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड पोजीशन, और C एटम जो है वो सेंटर ऑफ फेसेस यानी फेस सेंटर पर। ठीक है, तो अब कह रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का हमें क्या करना है, बनाना है। तो इसी क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर इसके साथ का जो पार्ट है वो यहाँ ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, इसके ऑप्शंस हैं आपके, ये क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, AB2 C3 और इसमें दे रखा है आपका, देखो एक ऑप्शन दे रखा है AB C3 A2B2C3 और A8BC6। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखिए कैसे करके इसको हम सॉल्व करें। तो जैसे हमने एक अपना ये क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ले लीजिए और इस क्यूबिक स्ट्रक्चर से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर जाएंगे बहुत आसानी से। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर जाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ये हमारा यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल में देखो A एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं, और B एटम जो है वो बॉडी के सेंटर में है B, और
जो फेसेस हैं उन पर C एटम्स हैं। तो देखो अब इसमें बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। A एटम्स का नंबर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 क्योंकि कॉर्नर पर है। B एटम बॉडी के सेंटर में है इसलिए ये भी अकेला ही होगा। और जो C एटम है वो फेस पर होंगे और फेस वाले नंबर होते हैं 3। अगर आप इन सबको एक स्टायोक्योमेट्री में लगा दो तो यहाँ पर A B C ये हो जाएगा आपका 1, ये 1 और ये 3। इसका मतलब हो गया कि अगर आपका फॉर्मूला निकलेगा तो ये हो जाएगा ABC3। अगर कोई आंसर इसमें है ऐसा तो आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला आंसर आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आंसर भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीरियल गड़बड़ हो गया है, सीरियल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सीरियल्स लगाने में थोड़ी सी सेटिंग में गड़बड़ हो गई थी, क्वेश्चन से मतलब है हमें। नेक्स्ट है हमारा द अरेंजमेंट ABC इज रेफर्ड टू एज। तो देखो ABC वाला ये पैटर्न जो है वो मिलता है हमें किस में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है आपका ए बी और AB टाइप, ऐसे करके ये पैटर्न होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग और टेट्रागोनल क्लोज पैकिंग इनसे कोई मतलब नहीं है। हमने दो तरह की पढ़ी है, HCP और CCP। तो CCP में जो पैटर्न होता है वो होता है ABC टाइप। इस तरह से ये वाला पैटर्न यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका मतलब हो गया हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल जिसका मोलर मास रखा है 63.55 ग्राम पर मोल हैज़ एन एज लेंथ 362 पिकोमीटर। इट्स डेंसिटी इज 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। टाइप ऑफ यूनिट सेल का मतलब समझते ही हैं आपको, क्या फाइंड करना है, जेड फाइंड कर लोगे तो आपका ये निकल करके आ जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ ऑफ अ मेटल, क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल, यहाँ पर देखिए ज़रा देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपका यहाँ पर होता है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब देखो इसमें एज लेंथ दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है। टाइप ऑफ यूनिट सेल इसका मतलब हमें जेड निकालना है। तो जेड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू NA अपॉन M। वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। देखिए वैल्यूज़ में डेंसिटी दे रखी है 8.92 ग्राम, ए हमें दे रखा है 362, पिकोमीटर दे रखा है, इसका मतलब हुआ 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और इसका जो मोलर मास है वो भी दे रखा है और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 63.55। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका देखिए सॉल्व तो आपको ही करना है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व करने पर आपका जो आता है वो होता है 254.81। ये मैंने सॉल्व किया है कैलकुलेटर की हेल्प से, आप लोग भी कर लीजिए क्योंकि ये अच्छा हाँ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान नहीं रही, ये जो वैल्यू हमने लिए ना ए क्यूब है, ये ए क्यूब, तो क्यूब करने पर और सॉल्व करने पर आता है 254.81 अपॉन 63.55। और इसको भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 4.0। इसका मतलब हो गया जेड की वैल्यू कितनी आई आपकी, जेड इजकल टू 4, और 4 किस में आता है, FCC में आता है। इसलिए इनमें से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फेस सेंटर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन इट्स यूनिट सेल। ये तो वैसे रटने वाला सवाल है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक यूनिट सेल में 4 Na पॉजिटिव आयन
और 4 ही Cl निगेटिव आयन प्रेजेंट रहते हैं। सराउंड करने वाला क्वेश्चन अलग है, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन अलग है, कितने प्रेजेंट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ 4Na और 4Cl मिला करके हमें देते हैं 4NaCl फार्मूला यूनिट, यानी कि 4 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। इनमें से फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो नहीं करता? देखो सिल्वर ब्रोमाइड करता है, सिल्वर क्लोराइड करता है, जिंक सल्फाइड भी करता है, KBr इसमें नहीं करता है। KBr इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वाई जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। तो इसमें देखो ये वाला जो डिफेक्ट है वो आपका रिलेटेड है किससे? ये डिफेक्ट है आपका मेटल के डिफेक्ट से रिलेटेड है, मेटल्स के डिफेक्ट से। और कौन सा डिफेक्ट इसमें आएगा? इसमें आता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कौन सा डिफेक्ट हुआ? ये डिफेक्ट हुआ आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ ये। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में होता क्या है? एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल पोजीशन इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो होता क्या है, देखिए इसकी रिएक्शन भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जिंक ऑक्साइड है, जनरली ये कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। हमने इसको क्या किया? हीट किया, और जब हीट किया तो ये टूट गया किसमें? Zn2 पॉजिटिव में। ये चला गया एक इंटरस्टिशियल साइट में, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो पास वाली पोजीशन में चले गए, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम था वो हाफ O2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से ये दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में जाता है। तो ये विजिबल रीजन से, किससे? विजिबल रीजन की लाइट से कुछ एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये किसी कलर को क्या करेंगे? इसके बदले में रिलीज करेंगे, और वही कलर हमें दिखाई देता है। इसलिए ये जो है वो हमें कैसे कलर का अपीयर होता है? येलो कलर की लाइट को इम्पार्ट करता है, इसलिए ये कैसा? येलो कलर का दिखाई देगा। तो आंसर हमारा इसमें क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए मैंने काफ़ी इसमें जितना था उससे कहीं ज़्यादा बता दिया। तो हमारा ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पार्ट हो गया आपका ये। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन BCC स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटिस पैरामीटर ए द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच की, यानी कि नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, किसमें? BCC स्ट्रक्चर में। अब देखो BCC स्ट्रक्चर का मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। BCC स्ट्रक्चर में होता क्या है? ये होता है आपका जो A√3 जो है वो इज इक्वल टू होता है 4R के इक्वल। ठीक है। तो दो जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस को हम क्या कर दें? हम कर दें यहाँ पर जो जो टोटल डिस्टेंस है ना उसका आधा कर दें। ठीक है, आधा कर दें, या फिर आप इसको, या डी का आप सीधा सीधा फार्मूला याद कर लो। डी का फार्मूला होता है √3a अपॉन, देखिए ये हो गया आपका 2, आधा हो जाएगा क्योंकि ये 4R तो पूरा डिस्टेंस हो गया। ये वाला फार्मूला आपका याद रखना है आपको, D इज इक्वल टू √3a अपॉन 2। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर आपको बता दिया मैंने। तो ये हो जाएगा आंसर आपका A, √3a अपॉन 2। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल यूजुअली क्रिस्टलाइजेज इन FCC। हाउ मैनी आयंस आर इन कॉन्टैक्ट विद अ सिंगल Na पॉजिटिव आयन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो एक सोडियम आयन, एक हाउ मैनी आयंस आर इन कॉन्टैक्ट विद एनी सिंगल Na पॉजिटिव आयन। Na पॉजिटिव आयन के चारों तरफ 6 Cl निगेटिव आयन होंगे, 6 Cl, और ये अरेंज होंगे। अरेंजमेंट मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कितने आयंस होते हैं।
एक्चुअली ये कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन है कि सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेट करते हैं, तो 6 क्लोराइड आयन। ऐसे ही एक Cl आयन को कितने सोडियम आयन कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो 6 Na पॉजिटिव आयन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर हो गया 6। नेक्स्ट देखिए यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ क्रिप्टन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज 3.19 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी दे रखी है और यहाँ पर हमसे पूछा है रेडियस ऑफ एटम, तो और एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टन भी यहाँ हमें क्या है दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करके निकालें वही मैं आपको यहाँ पर अभी करके बताऊँगा। डेंसिटी दे रखी है आपकी 3.19। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चंस में हमें कम से कम टाइम देना है, तो इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लेता हूँ और उसके साथ ही आपको इधर बता देता हूँ। देखिए डेंसिटी का क्वेश्चन है, जगह तो ऊपर भी है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। इसको डेंसिटी दे रखी है हमें कितनी, 3.19 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना, और यहाँ दे रखा है FCC का मतलब हो गया 4, और इसमें जिसका मास दे रखा है वो है 84, और हमें इसकी जो रेडियस निकालनी है तो इसका मतलब A क्यूब निकाल लें, और इसके बाद 6.0 ही लगा लो आप, आंसर लगभग आ जाएगा आपका, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत नहीं रहेगी। 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो आपकी समझ में आ रही होगी। अब देखिए हमें निकालना है A क्यूब हो जाएगा आपका 4 × 84 अपॉन 3.19 इंटू 6.0 इंटू ऊपर में ये पावर ऊपर ले गया -23। 6 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 6 और 6 4 = 24। ये हो गया आपका 56 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 3.19। ये है आपका A क्यूब। अब देखिए ये A क्यूब हम निकालने हैं इसमें, तो ये निकल के आएगा आपका ये आ जाएगा आपका 174.9, यानी कि 175। अगर 6.0 से निकालोगे ना तो आएगा 175.5 इंटू 10⁻24 कर लिया मैंने इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका ना क्यूब रूट निकालना है। पहले तो ये A क्यूब निकल करके आया, अब इसका जब मैं A निकालूंगा तो क्यूब रूट निकालूंगा। जाहिर सी बात है कि इसे आसानी से हम नहीं निकाल सकते, कैलकुलेटर की हेल्प से ही निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर की हेल्प से जब इसे निकालोगे तो ये आएगा आपका लगभग 5.598 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये आ गई, यानी कि आप इसको लिख लो 5.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। और अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमसे क्या क्या आ गया है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस का जो फार्मूला होता है एक ही टर्म में लगा लो, ये होता है A√2 फार्मूला होता है A√2 4R, यानी कि R आपका यहाँ पर हो जाएगा A√2/4, और ये हो जाएगा R आपका A की वैल्यू 5.6 इंटू 10⁻⁻8 और √2 की वैल्यू 1.41, और यहाँ 4 से हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.979 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और आंसर सेंटीमीटर में दे नहीं रखा है, नैनोमीटर में दे रखा है। तो ये हो जाएगा 1.979 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो ये 7 नैनोमीटर है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1.979 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। ये हो जाएगा हमारा 0.197 या 198 नैनोमीटर। मीन्स कौन सा आंसर सही है इसमें, देखिए ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन
क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। एन अलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू हैव कॉपर कॉन्स्टिट्यूटिंग CCP। CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कॉपर एटम बना रहे हैं, यानी कि ये हो गए आपके कॉर्नर्स पर, और कह रहे हैं सिल्वर एटम्स एजेस पर हैं, गोल्ड बॉडी सेंटर में है। इसका एक छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉपर के जो Cu है ना, वो क्या दे रहा है आपको, CCP अरेंजमेंट दे रहा है। और CCP अरेंजमेंट का मतलब है कि एटम्स कहाँ कहाँ पर हैं, कॉर्नर्स पर हैं, और फेसेस पर भी यही एटम्स हैं, फेसेस पर। तो कॉर्नर वाले एटम कितने होते हैं, 1, और फेसेस पर जो एटम होते हैं वो कितने होते हैं, 3। टोटल हो गए हमारे 4। अब आ जाइए सिल्वर के लिए। तो सिल्वर के जो एटम्स हैं वो कहाँ पर हैं, एज सेंटर पर हैं। तो एज सेंटर का मतलब हुआ कि यहाँ पर 12 एजेस और 1/4 का पार्ट, तो टोटल एटम हो गए 3। और गोल्ड कहाँ बताया गया है, वो कहा गया है आपका बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी के सेंटर में आपका इसका मतलब हो गया एक ही एटम होगा बॉडी सेंटर में, ये हो गया 1। और इस तरह से यहाँ पर ये जो आपका अरेंजमेंट रहेगा वो रहेगा, देखिए जैसे दिया है वैसे ही हम लिख लेते हैं, Cu Ag और Au। तो कॉपर के एटम कितने आ रहे हैं, 4, सिल्वर के आ रहे हैं 3, और गोल्ड का आ रहा है 1। तो फॉर्मूला बन जाएगा Cu4 Ag3 Au। ऐसा कोई आंसर है, देखो Cu4 Ag2 है, ये नहीं हो सकता। Cu4 Ag4 ये नहीं हो सकता। Cu Ag Au ये भी नहीं है, इसका मतलब Cu4 Ag3 Au ये वाला आंसर आपका यहाँ पर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है आपका। क्वेश्चन है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट, FCC का गया यूनिट सेल, एज दे रखा है आपको, यानी ए की वैल्यू 200 पिकोमीटर, और 100 ग्राम इस एलिमेंट का कंटेन करता है 12 × 10⁻23 एटम्स। डेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका इसके अकॉर्डिंग 29 है। तो इसमें देखिए ये जो 29 वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है 100 ग्राम बराबर दे रखा है कितना, 12 × 10⁻23। अगर हम इसका आधा कर दें तो ये हमारे पास देखो 12 × 10⁻23 ग्राम का आधा करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻23 ग्राम, ठीक है ना। और ये इसके कितने के आधे अमाउंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 50 आ गया। और ये है क्या, 1 मोल, और 1 मोल है तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसका मोलर मास हो गया। मोलर मास का मतलब यहाँ पर उसका क्या हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया उस एटम का, ठीक है। अगर वो एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर एज लेंथ ए दे रखी है 200 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 200 × 10⁻⁻10, ये -10 है, ठीक है, 10 ये हो गया सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है डेंसिटी, तो डेंसिटी निकालना आसान है। देखिए डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आपके पास ये है, डेंसिटी इज इक्वल टू, ये होता है, कौन सा सिस्टम बताया गया है, FCC। FCC का मतलब 4, और m का वैल्यू है 50, और यहाँ पर A क्यूब हो जाएगा आपका 200 का क्यूब इंटू ये जो नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं वो हो गए आपके 6 × 10⁻23। तो यहाँ से हम सीधा सीधा निकाल दें तो ये देखो ये हो जाएगा आपका 4 × 50, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁻, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक और हो रही है, 200 इंटू ये 10⁻⁻30 भी स्क्वायर में ही है। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर जाकर के 10⁻⁻30, ये प्लस की हो जाएगी 30, और नीचे बचेगा आपका 2 × 2 × 2 × 10⁸ और 6, ये 2 0 है ना, तो इनकी हमने पावर कर ली 6 × 6। अब इसे सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये पावर 6 और ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, केवल एक पावर बचेगी, 2 से 2 2 जा 4, और 2 से 2 कैंसिल हो गया,
ये नीचे रह गया आपका 50 इंटू 10⁻1 और नीचे है आपका 2 × 6 यानी कि 12। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया 500/12। ये हो जाएगा आपका 500/12 को करेंगे तो 41.66 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया हमारा। देखिए 41.66 यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया। ये डेंसिटी हो गई ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। अच्छा आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपल है, लैंग्वेज वाला है। इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl द अरेंजमेंट ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। जो Cl के नेगेटिव आयंस हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो जो है मुझे इस क्वेश्चन में क्या है, इन द क्रिस्टल ऑफ NaCl स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ Cl आयंस। तो यहाँ मैंने ये स्ट्रक्चर बना के रखा है, इसमें जो ब्लैक कलर के पॉइंट्स हैं वो सभी Cl नेगेटिव आयंस को शो कर रहे हैं, और जो रेड कलर के आयंस हैं वो Na पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए जो Cl आयंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, Cl आयंस होते हैं आपके कॉर्नर्स पर और फेसेस पर, ठीक है, यानी FCC स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और जो रेड कलर के बनाए हैं वो है Na पॉजिटिव आयन, वो कहाँ होते हैं, एजेस पर, और एक होता है बॉडी के सेंटर में। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका आएगा FCC। अच्छा अब देखिए इसके बाद ये यहाँ पर ये टिक इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन किए देता हूँ। देखिए एन आयनिक सॉलिड विद शॉर्ट की डिफेक्ट कंटेंस, ये तो आपको पता ही है, शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिस हो जाते हैं। तो इसका आंसर देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कैटायनिक वैकेंसीज और इंटरस्टिशियल कैटायन नहीं होते, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। वो यहाँ पर आपकी यही आंसर मैंने लगाया था, वो वीडियो गड़बड़ हो गई थी इसलिए उसमें ही टिक लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में आपको FCC दिया है और उसकी डेंसिटी दे रखी है 8.93 ग्राम, एटॉमिक मास गिवन है और कह रहे हैं इसकी एटॉमिक रेडियस निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम डेंसिटी के फॉर्मूले से A³ निकाल लें। डेंसिटी के फॉर्मूले से A³ कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर Z इंटू M अपॉन डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ वैल्यू लगा दो FCC के लिए 4, M की वैल्यू 63.55, और इसके बाद यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है 8.93 ग्राम, और यहाँ पर जो Na है वो इसे 6 × 10⁻23 ले लो, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये सॉल्व हो करके A³ की जो वैल्यू आती है, A³ की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी, A³ की वैल्यू 4.744 4 × 10⁻23, जिसे हम लिख सकते हैं 47.44 × 10⁻24। कितना, माइनस का 24 कर लिया, जिससे A³ निकालने में आसानी रहे। तो यानी A = हमारा यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.62 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आपको निकालना है रेडियस, और है कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन दे रखी है FCC। FCC का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो रेडियस का फार्मूला होता है वो होता है A√2/4। तो A की वैल्यू 3.62 लगाओ इंटू 10⁻⁸/4। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1.279। मैं सॉल्व करके इसको लिख रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। 1.279 यानी कि इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, दैट इज़ 1.28 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। देखो आंसर है कोई, हाँ एक आंसर है इसमें। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा है BCC में मैंने आपको बताया है कि ये होता है, जो डिस्टेंस है ना वो 4r = होती है आपकी A√3
ठीक है। और ये 4R है, वो एक जो बॉडी के डायगोनल पर एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो इसकी तो होती है 2R, ठीक है। जो बॉडी के अंदर है इसकी R और इसकी R, यानी कि ये एटम एक जैसे और ये अलग, तो इसका मतलब हो गया 2R पॉजिटिव आयन प्लस 2R नेगेटिव आयन इज इक्वल टू A√3, ठीक है। अब हमें NH4 पॉजिटिव आयन का निकालना है और Cl नेगेटिव आयन का हमें 181 पिकोमीटर दे रखा है। तो देखो कैसे निकालें इसको, बहुत आसान होगा निकालना। कैसे करके देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना है आपको 2R पॉजिटिव प्लस 2 इंटू 181 इज इक्वल टू, ये दे रखा है 387 इंटू 1.732, तो 2R पॉजिटिव इज इक्वल टू, जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा आपका ये तो हो जाएगा 2R प्लस 362 हो जाएगा, प्लस 362, और इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका 388.7, ठीक है। जब इसे आप माइनस करोगे ये हो गया आपका, और जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका, ये हमारे पास हो जाएगा आपका 2R पॉजिटिव प्लस 362 इज इक्वल टू 387 इंटू 1.732, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2R पॉजिटिव ये हमारे पास सॉल्व होकर के आएगा, ये आएगा 670.2 माइनस 362, ये हो गया आपका 308.2 आ रहा है। 2R पॉजिटिव, आप देखिए R इज इक्वल, R पॉजिटिव हो जाएगा 308.2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 154.1 आगे भी आ जाएगा, तो हमारा ये वाला आंसर जो है वो इसमें क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये आज की सीरीज़ यहीं पर फिनिश होती है। वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको देखते रहिए, इसके क्वेश्चंस को दोबारा से दोबारा देखिए, जिससे आपके गलतियां कम हो, और इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।